अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। सुबह का आगाज़ करेंगे और इस अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ कि ये जो माहौल है इसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि मोहताजों, गरीबों, नादार, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। और ये इस्लाम का अहम फरीज़ा भी है। अगर आप किसी की मदद करेंगे, अगर आप किसी की दिलजोई करेंगे और अगर आप उसका मुश्किल वक्त में साथ देंगे तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात दूर कर देगा, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, अल्लाह ताला आपका साथ देगा। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि हमारी मदद के मुस्तहिक होते हैं। हमने करना क्या है, हम उन्हें तलाश करने की कोशिश करें, उनकी जो ज़रूरियात है उनको जिस हद तक हम पूरा कर सकते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें, ताकि कोई भी नेकी का मौका हम हाथ से जाने ना दें। ये वक्त ऐसा है जहां नेकी करने का अगर आप सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका सिला भी देगा और अल्लाह ताला आपको उसमें मदद भी देगा। तो हम सब ने एक अच्छी सोच के साथ, एक मजबूत सोच के साथ इस सूरत हाल में जो वबा कोरोना के हवाले से फैली हुई है उसमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का साथ देना है, ताकि इस वबा का मुकाबला हम जल्द अज जल्द कर सकें, दूर कर सकें और जो लोग परेशान हैं उनको कुछ हद तक तसल्ली या उनको कुछ हद तक हम फैसिलिटेट कर सकें। जुनून बैंड के जो मारूफ गुलकार हैं गिटारिस्ट सलमान अहमद, उनको भी कोरोना पॉजिटिव आया था। अमेरिका से जो थे वो न्यूयॉर्क में मौजूद थे, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था और अब उनका जो है ना वो आखिरी दिन है, तो अपने घर में ही उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। अब उनकी तबीयत कैसी है और उस हवाले से उनसे बात करते हैं कि इस वक्त वो क्या कर रहे हैं और ओवरऑल जो उन्होंने वक्त गुजारा, क्या एक्टिविटी उनकी ओवरऑल रही। बात करते हैं सलमान अहमद को, वेलकम करते हैं। सलमान अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज आपकी तबीयत कैसी है और ओवरऑल जो आपका वक्त गुजरा वो कैसा रहा। शुक्रिया रमशा, आपका बहुत बहुत। जैसे आपने कहा कि आज 18 अप्रैल को मेरी जो ये क्वारंटीन है वो आज शाम को ख़त्म हो जाएगी। 4 अप्रैल को मैं क्वारंटीन शुरू की अपने घर में, ये ऊपरली मंजिल है, यहाँ बैठा हूँ। और एक 14 दिन का दंगल हुआ है कोरोना के साथ, कुश्ती पूरी हुई है, जिसमें 3-4 दिन तो मुझे लग रहा था कि कोरोना ने आपने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्या आपका टेस्ट अब होगा क्या, क्योंकि आज आपका आखिरी दिन है, शाम में वो वक्त ख़त्म होगा, तो ये कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो टेस्ट करवाएंगे? जी रमशा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, पीसीआर टेस्ट भी और दूसरा जो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि न्यूयॉर्क जहां मैं हूं, ये समझ लें कि इस कोरोना वायरस की गढ़ है, आग की तरह यहाँ फैला हुआ है। इधर 14,000 से ज़्यादा लोग जो हैं फौत हो चुके हैं, 1,80,000 केसेस के करीब हो चुके हैं। टेस्ट मैंने बड़ी मुश्किलों से, पाकिस्तानी डॉक्टर्स मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक टेस्ट जो पीसीआर टेस्ट होता है, ये नाक में डालते हैं, नेजल स्वाब, उसके लिए मैं कल जाऊंगा इंशाल्लाह, और उसका फिर रिजल्ट देखते हैं इंशाल्लाह क्या होगा। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे क्वारंटीन के अंदर, जिस तरह मैंने कहा कि एक दंगल हुआ है कोरोना के साथ, एक कुश्ती हुई है, अब मैं जो हूँ भोलू पहलवान की तरह फील कर रहा हूँ। बिल्कुल सलमान, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सारी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। क्वारंटाइन पीरियड आपका कैसा गुजरा? और जाहिर सी बात है कि अब बिल्कुल परेशानी भी होती है, तो मुल्क से भी दूर हैं और दूसरी बात ये अकेले हैं। जी रमशा, यकीन माने कि जब इंसान पे आती है इस तरह करके एक वबा, जो मेरी ज़िंदगी में, ना मेरे वालिदैन की ज़िंदगी में कभी किसी ने देखा होगा कि पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई। पूरी दुनिया जो है वो कोरोना कोरोना, सारे चैनल्स कोरोना पे बात कर रहे हैं। मतलब न्यूयॉर्क जहां मैं पला बड़ा हुआ हूँ, बचपन में स्कूल में गया हूँ, कभी जिंदगी में ये नहीं देखा कि सड़कें सुनसान होंगी। आसमान में जहाज नजर आते थे, 10-10 जहाज, दिन में कोई जहाज नहीं है। और लोग जो हैं वो खौफ के एक खौफ की मुब्तला है बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले जो मैं बताऊंगा कि अल्लाह में यकीन, मेरा ईमान है, कुरान, नमाज, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं जिनमें उन्होंने कहा कि अगर वबा आए तो आप उसी शहर में रहें, कहीं बाहर ना जाएं।
बैठना खड़े होने से बेहतर है, खड़ा रहना भागने से बेहतर है। तो वो सारा प्रैक्टिस किया। फिर अपनी ग़िज़ा में, जो मेरी ग़िज़ा थी, उसमें लहसुन, अदरक, हल्दी, प्याज ज़रूर रोज़ लिया। फिर मेरी वाइफ डॉक्टर समीना ने ये कलौंजी के जो सीड्स होते हैं, ये कलौंजी 6 सीड्स गर्म पानी में डाल के वो पिलाया। सुमक जो है वो घोल के गर्म पानी में पिलाया। शहद, नींबू जिसमें विटामिन सी, ए और सी है, एंटीऑक्सीडेंट, वो पिलाई। और सबसे ज्यादा मैं बताऊं, मेरी जो वैक्सीन मिली है मुझे जो पूरी दुनिया से लाखों पाकिस्तानियों ने, और पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी और जो और मेरे है, उन्होंने इतने पैगाम भेजे मुझे कि मैं उनका सारी जिंदगी शुक्र अदा करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकूंगा कि आपने मेरी इतनी हौसला की। सही बात। तो बिल्कुल सलमान, आप लोगों की रहनुमाई इस हवाले से भी कीजिएगा कि इसमें शिकार होने की एक तो अलामात क्या है, कैसे मालूम हो सकता है कि उसको कोरोना हो गया है, और इसमें फौरी तौर पर खुद को आइसोलेट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपने भी किया। जी रमशा, देखिए, जो कोरोना के ये जो सिम्टम्स है ना, आसार, ये बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करते हैं जिस तरह के जुकाम नहीं होता। जुकाम शुरू ये होता है इस तरह करके कि आपको गले में बलगम, हल्की सी खांसी, आपको बुखार भी हो सकता है, सर दर्द या बदन में दर्द होगा, ठंडे पसीने आ सकते हैं। और जो मुझे पहला जो सिम्टम था वो था चक्कर आने शुरू हुए थे। ये 2 अप्रैल को मुझे कभी जिंदगी में चक्कर नहीं आए और मुझे चक्कर आने शुरू हुए। अगर आपको ये गला खराब, खांसी, छींकें, बलगम, अगर आपका सांस खराब हो रहा है ना इस वक्त, तो सिर्फ सोचें कोरोना। तो इसकी हिफाजत सिर्फ वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। घर में अगर आप अपने आप को महदूद कर सकते हैं तो करें। अगर फर्ज करें आपके घर में 6 से लेके 10 लोग 2 छोटे कमरों में हैं, तो मेरी तरह ये मास्क पहने, घर में पहने, क्योंकि ये जो वबा है, ये बीमारी है, ये आग की तरह फैलती है। इसके जरासीम एक से दूसरे से 4 से 8 से 16 तरह करके ये फैलती है। बिल्कुल। तो सलमान साहब, जाते जाते लोगों को क्या पैगाम देंगे? और आपको भी हम विश करते हैं कि जल्द से जल्द आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, टेस्ट भी करवा लीजिएगा। तो पैगाम क्या देंगे आप लोगों को? रमशा, मेरा पैगाम जो है ना, वो ये है कि हर अल्लाह कोई भी आजमाइश लेता है तो उसमें कोई मकसद है। तो इसका मैं सोचता हूँ कि क्या मकसद है कि पूरी दुनिया को अल्लाह ने बिल्कुल लगता है कि एक जोर से हंटर मारा है और रोक दिया है, पूरी दुनिया को रोक दिया है। अमेरिका जैसा मुल्क, उसकी इकॉनमी के घुटने टेक दिए हैं। बड़े बड़े मुल्क, ममालिक, आप देखें कि इस वबा ने प्रिंस चार्ल्स से लेके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से लेके हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स से लेके कितने किसी के फर्क नहीं देखा कि ये काला है, नीला है, पीला है, अमीर है, गरीब है। ये वबा सारों को लगी जाके। तो इसमें सोचना ये पड़ता है, सोच के आती है कि ये क्या, अल्लाह क्या चाह रहा है। मैं समझता हूं कि अल्लाह चाह रहा है कि हम अमन के साथ, हम प्यार के साथ, रवादारी के साथ जिंदगी, और जो कहते हैं ना कि ये जो पैसे की दौड़ थी ना, पैसे की दौड़, और कि कौन सबसे ज्यादा मशहूर है, कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, ये बिल्कुल बेमानी चीजें हैं, बिल्कुल बेमानी चीजें। और मेरी जिंदगी बदल गई है इस कोरोना वायरस की वजह से। मैं तो देख रहा हूं कि मैं दुनिया की क्या खिदमत कर सकता हूं। आज से लेके मेरी मौत तक मैं यही सोचूंगा कि मैं लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूं। ये ना सोचूं कि मेरा क्या इसके अंदर है, मेरा क्या फायदा है इसके अंदर। तो ये मेरा पैगाम है कि आप भी सोचें कि आप वो लोगों की क्या मदद कर सकते हैं इस टाइम में। अगर आप सिर्फ महदूद ही रह सकते हैं, बुजुर्गों का ख्याल कर सकते हैं, फूड राशन दे सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी भी चीजें हैं। और आप अपना ख्याल रखें। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी।
बिल्कुल ऐसा ही है। तो सलमान, जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी एक तो मोटिवेशनल गुफ्तगू आपसे रही, और दूसरी बात है कि आपने अपने इस क्वारंटाइन पीरियड को, अपनी इस बीमारी को लाइफ चेंजिंग जो है ना वो समझा है, और बिल्कुल अच्छी बात है कि आप बिल्कुल एक मोटिवेशन और एक नई जज्बे के साथ आएंगे। तो थैंक यू सो मच सलमान, और वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब हों। आपका टेस्ट भी आप करवाइए ताकि जो भी शक व शुबात और इबहम है वो सारे दूर हो जाए। आपकी सेहत हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सलमान, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करते हैं कोरोना केयर के हवाले से। जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें डॉक्टर इरम शाकिर कियानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और साथ साथ मेरे साथ कराची स्टूडियो में रोमान रईस मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर हैं। वेलकम टू द शो रोमान। सबसे पहले जैसे अभी हम सलमान से भी बात करते हैं रोमान, कि उन्होंने भी यही कहा कि इस टाइम को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया और सोचा कि हम लोगों की इस वक्त खिदमत और मदद कैसे कर सकते हैं। कल आपका ट्विटर द हैंडल देखा, और जो है ना आपने भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि ट्विटर पर बिडिंग आपने स्टार्ट की, जिसमें जर्सीज, कैप्स और जो बैट्स हैं आप उनको ऑक्शन के लिए दे रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको खरीदें और आप उसको डोनेट करके वो पैसे यूटिलाइज करने। आइडिया कैसे आया, क्या सोच रहे थे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और आइडिया बड़ा सिंपल तरीके से आया, क्योंकि हमने स्टार्ट लिया था, मैंने और अपनी और मेरे वालिद साहब ने, कि जो हमारे सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो नीडी हैं या जो थोड़े कमज़ोर हैं, इस कोरोना के आउटब्रेक के बाद हमें फील हुआ कि उनको ज़रूरत होगी, क्योंकि वो डेली बेसिस वाले थे। तो हमने 30 बैग्स क्वांटिटी ऑफ बैग्स ऑफ राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उनको। लेकिन जब मैं वो बांटने गया, उनको देने गया, तो उनके ही आसपास सराउंडिंग में जब मैंने हालात देखे तो बहुत बुरे थे। कुछ खातून रोती हुई आई, कुछ बच्चे रोते हुए आए, कुछ मर्द हजरात जो रिक्शा चलाते थे या कोई कारपेंटर था, कोई कुछ था। तो उन सब ने बड़ा अपना ये इजहार किया कि हमारे पास काम नहीं है, खाने को नहीं है, घर में बच्चे हैं, दूध नहीं है। तो फिर वो चीज़ मुझसे नहीं देखी गई। फिर मैं घर आया, मैंने अब्बू से डिस्कस किया। अब्बू को मैंने कहा कि क्या कर सकते हैं। अब्बू ने कहा चलो कोशिश करते हैं और जितना हो सकता है करते हैं। फिर मैंने अपने दोस्तों को अप्रोच किया, तो माशाल्लाह काफ़ी दोस्तों ने साथ दिया इस चीज़ में। और उनको सिर्फ ये खतरा था कि यार कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है कि अगर हम पब्लिकली या हम बाहर निकलेंगे तो कहीं हम अफेक्टेड ना हो जाए। मैंने कहा यार देखो, ये काम ऐसा है खिदमत खल्क का कि इसमें अगर हमने अच्छी नीयत रखी ना तो इसमें अल्लाह पाक हमारा ज़रूर साथ देंगे। और हमारे जो प्रीकॉशन सेफ्टीज़ हैं वो हमने प्रॉपर रखने, बाकी अल्लाह मालिक है। सही। तो आप यकीन करें कि हम 30 बैग लेके निकले थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 7600 फैमिलीज का राशन अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं, और वो भी इंडिपेंडेंट हम 5-6 लड़के मिलके। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैं जरा ऑक्शन के हवाले से भी पूछूंगी कि अब उसमें क्या अपडेट्स हैं और उसको कहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं, लेकिन पहले जो कोरोना के हवाले से, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन हमारी होती है रोमान, तो डॉक्टर से भी बात करते हैं। डॉक्टर इरम, ये जो अगले 15 दिन अहम करार दिए जा रहे हैं, इंतहाई अहम है, क्रूशल है, और दूसरी तरफ लॉकडाउन में रिलीफ मिला है जिसको लोगों ने ये समझा है कि बड़ा सब कुछ ईजी हो गया है, जबकि मुझे ऐसा ये लग रहा है ऑफिस आते में भी और यहाँ से वापस जाते में भी कि अब तो सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो गई है, आपको डबल ट्रिपल केयर करने की जरूरत है। डॉक्टर इरम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रमशा। देखिए बात ये है कि ये अगले 15 दिन जो है, असल में अब दुनिया पूरी जो है वो इस चीज़ को टाइम को डिवाइड कर रही है कि अब 15 दिन, फिर अगले 15 दिन, फिर अगले 15 दिन, बिकॉज किसी को नहीं पता ये 1 माह चलेगा, 2 माह, 3 माह। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हम तशवीश नहीं फैला रहे हैं, हम परेशानी नहीं। मेरा मैसेज जो है वो ये है कि देखिए, कोई चीज़ जो अक्लमंदी तो ये होती है कि आपको अगर कोई मसला है तो उसको बजाय घबराने के, परेशान होने के, आप उसको सही तरीके से उसको डील करें। तो एक तो ये आपका पहला सवाल ये था कि हम लोग ये क्यों क्रिटिकल हैं। तो ये इसलिए है कि अगर आप सोचें, पहला जो पाकिस्तान में केस आया वो 26 फरवरी को आया, उसके बाद 26 मार्च तक आपके पास 250 मरीज थे जो तशखीस हुई कोरोना के साथ, और आज आप देखें आज 18 अप्रैल, आज हमारे पास 7,500 केसेस हैं जिनकी तशखीस हुई है। तो ये दुनिया में जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, जो लोग काम करते हैं, डील करते हैं, बाकायदा उनका हिसाब किताब होता है जिसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, जिसमें वो पिछले 2 दिन, अगले 2 दिन और उस दिन का वो कैलकुलेशन है, बाकायदा तखमीना लगाया जाता है और उससे वो बता सकते हैं कि ये अब एक हफ्ते बाद कितना होगा केसेस इसके बाद। तो अब जो हमारा जो पहले प्रोजेक्टेड था कि अप्रैल के आखिर तक 25 या
29 तक हमारे पास तकरीबन 50,000 केसेस हमारे पास होंगे। लेकिन अगर आप देखें जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक अगर आज 7,500 हैं 18 को, तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये ट्रेंड इसका नीचे की तरफ जा रहा है। और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जो लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन तो हुकूमत फैसला करती है, ये सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन जब तक आवाम का, लोगों का ताउन ना हो, आप कोई हुकूमत, कोई दुनिया कुछ नहीं कर सकते। सो इसमें जो हमारे लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा जाता है वो किया, जिसकी वजह से अब ये ट्रेंड नीचे आया। लेकिन अब देखिए आप एकदम कल बहुत ज्यादा केसेस आए, क्योंकि ये एक वजह ये भी थी इसकी कि जो लोग कुछ तबलीगी जमातों के जब उनका 14 दिन गुजर गए, जिनके साथ उनका कांटेक्ट हुआ था वो अब पॉजिटिव आए। कुछ लोग जो जायरीन आए तकरीबन 3,500 ईरान से आगे पहुंच गए हैं अब पिछले 10 दिन में, सो उनके अब पॉजिटिव आए केसेस। तो ये है। और दूसरा ये कि हमारे पास अब फैसिलिटी बढ़ गई है टेस्टिंग की, जितने आप ज्यादा टेस्ट करेंगे आपको ज्यादा पता चलेगा। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, बात ये है कि जो आपका दूसरा उसकी तरफ में आती है सवाल की तरफ, कि लोगों को इसको ये नहीं समझना चाहिए लॉकडाउन में जो नरमी हुई है वो हमारी मईशत बहुत कमजोर है, जो हमारा दिहाड़ीदार है, गरीब आदमी है, उसके लिए ये लॉकडाउन में नरमी हुकूमत ने की है ताकि वो कम से कम वो कुछ अपना गुजारा कर सके। अच्छा, जरा मुझे क्योंकि ब्रेक की तरफ बढ़ना है, पहले ब्रेक पे चले जाते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा इस पे भी बात करेंगे। हमने नरमी को नरमी किस हद तक समझना है, या हमें अपने लाइफस्टाइल को, या अगर हम काम करने निकल रहे हैं तो किस हद तक अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करना है, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदी। तो ये जो सूरत हाल है, जाने से पहले जिस तरह हम बात करते थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब के, इस वक्त जो लॉकडाउन में थोड़ा रिलीफ मिला है, अब जाहिर सी बात है लोगों ने काम करने निकलना है, हमारी यहाँ जो मुआशी सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन होती जा रही थी। तो हमें क्या क्या तरीके सीखना होंगे, अपने लाइफ स्टाइल में इस चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि अगर आप काम करने जा रहे हैं, अगर आप सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, अगर आप दुकान पर बैठे हुए हैं, अगर आप मेडिकल स्टोर पे हैं, तो आपको किस तरह की एहतियात और खुद को कैसे महफूज रखना है और लोगों को किस हद तक जो है ना वो अपने से दूर रखना है। मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं लोगों को, अगर जो लोग बाहर निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी, और आई रियली अप्रिशिएट आप लोग कॉन्स्टेंटली इस जो डिज़ीज़ के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। देखिए, मेरी अपनी जो परसेप्शन है, जो सूरत हाल है, शायद टोटल लॉकडाउन हमें उतना बेनिफिट इफ़ेक्ट ना दे। टू सम एक्सटेंट हमें एक्सपोज करना है अपनी पॉपुलेशन को, शायद उससे हम इम्यूनिटी गेन कर सकें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि रिसेंटली जिन इलाकों में लॉकडाउन बाहर भी जब वो रिलीज़ किया गया तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स फिर बढ़ना शुरू हो गए। सो हमें प्रिवेंटिव मेजर के साथ साथ पार्शल लॉकडाउन की पॉलिसी को अपनाना होगा। दिस इज़ माय ओपिनियन, एनीबॉडी कैन डिफर। सो उसमें हमें प्रिवेंटिव मेजर जो हैं उसको अब कॉन्स्टेंटली अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अब उसका एक एलिमेंट बना लेना चाहिए। वो क्या प्रिवेंटिव मेजर हैं? मास्क आई थिंक उसको कंपल्शन कर देनी चाहिए फॉर एवरीबॉडी। जब वो बाहर जा रहा है स्पेसिफिकली तो वो मास्क ज़रूर पहने। अगर मास्क के बगैर वो जा रहा है तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा कि अब उसको इस सूरत हाल में करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हमारे सराउंडिंग में ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं हैं, और उस पेशेंट, उस बंदे को, उस शख्स को एसओपी में ही कह दिया गया है कि विदाउट मास्क आप नहीं ट्रैवल कर सकते। यस, यू शुड नॉट नाउ। और दूसरा ये कि आपने अननेसेसरी किसी चीज़ को भी टच नहीं करना। अगर आप कर लेते हैं तो ए हैबिट बनाएं कि अपने हाथ को ज़रूर साफ़ करें। अपने हाथ को साफ़ करने के लिए सिर्फ सैनिटाइज़र ढूंढना शुरू कर दें। अगर आप 20 सेकंड के लिए किसी भी सोप से साफ़ करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। आपने सब्ज़ी वाले ठेले वाले की बात की, तो उसको मेरे मुताबिक लाजमन ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है और वो जो सब्ज़ियाँ हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल है। इसके अलावा उसको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाना चाहिए अपनी शॉप्स की सराउंडिंग में, कि वो जो भी शख्स या जो लोग उससे सब्ज़ी लेने आ रहे हैं, फल लेने आ रहे हैं, वो कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस कहा जाता है, एवरेज कर लें, अगर 4 फीट तक भी खड़ा करें। और ये मुश्किल नहीं है, यू हैव टू ट्यून द पीपल। अब लोगों का एटीट्यूड आपने तब्दील कराना है, तो अननेसेसरी चीज़ों को हाथ ना लगाएं, हाथ को बार बार वॉश करें, मास्क पहने। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो कोशिश करें कि आप बाहर हजूम में ना जाएं। ये वो प्रिवेंटिव मेजर है जिसको अब हमने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। इर्रिस्पेक्टिव आज 400 केस हुए, इर्रिस्पेक्टिव आज 100 केस हुए।
सही। तो जिस तरह से बात कर रहे थे डॉक्टर इरफान भी कि एक तो हमने इस चीज़ को समझना है, आपने भी कहा कि रुमान कि जब हम बाहर जा रहे हैं तो बड़ा डर भी है लोगों में कि निकलना नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स आप लोग भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि अभी तक जो आपने ऑक्शन किया उसका ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा है, उससे कितने पैसे आपने कलेक्ट किए, और अगर अभी भी जो लोग खरीदना चाहते हैं आपकी जर्सीज, कैप्स, बैट्स, आप उनको साइन करके दे रहे हैं, विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग, कितने पैसे आपने से जी हमने ये ऑक्शन लगाया था परसों और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। कैप, टी शर्ट सबके अलग अलग पैसे लग रहे हैं और ऑलमोस्ट कोई 2 लाख के करीब लग चुका है माशाल्लाह से। और अभी स्टिल कल रात तक मैं लोगों से कांटेक्ट में था, मेरी टीम कांटेक्ट में, तो कोई 1 लाख रहा है, कोई 50,000, कोई 60,000, कोई, और जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है कि इसकी कीमत इतनी लग चुकी है तो वो और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी सपोर्ट होनी चाहिए। आई नो कि मेरी कुछ मेमोरेबल चीज़ थी, लेकिन जो लोगों पे इस वक्त परेशानी है उसके लिए वो भी कुर्बान है, और मुझसे और भी चीज़ अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो वो भी दूंगा। लेकिन ये जो डॉक्टर्स एक बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि लोगों को अवेयर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, कल हमारी एक बहुत छोटी एक्टिविटी थी जिसमें हम सैनिटाइजर्स अपने सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हम दे रहे थे और उनको हाथ धुलवा रहे थे। इसी दौरान हमने कुछ ठेले वालों को, जो फल भी लगाते हैं, जो सब्ज़ी भी लगाते हैं, उनको जब हमने दिया तो कुछ कुछ को अवेयरनेस नहीं थी कि ये है क्या। तो वो कह रहे थे कि हमें इस पर मुंह पे लगाना है या हमें क्या करना है इसका। तो अगर हम जैसे लोग जो नॉर्मल ऑफिस से वापसी जा रहे हैं या सुबह ऑफिस जा रहे हैं, उनके पास अगर सैनिटाइज़र है तो वो जाते जाते अगर किसी को ये हेल्प भी कर देंगे और अवेयर करते हुए चले जाएंगे ना, तो हो सकता है इसमें और बेहतरी आ जाए। क्योंकि लोगों को जो मसला आ रहा है थोड़ा सा वो अवेयरनेस ना होने की वजह से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई लोग डरे हुए नहीं है या बहुत हीरो बन के जा रहे हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपकी पॉजिटिव माइंडसेट आपको अच्छा होता है, आपकी नीयत अगर अच्छी है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन जो चीज़ है उस रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करते हुए अपने प्रिकॉशन, सेफ्टी लाजमी रखने चाहिए। और भी क्रिकेटर्स आपका साथ दे रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि कंट्रीब्यूशन बहुत सारे लोग वैसे भी कर रहे हैं आपके साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैंने स्टार्ट लिया था उसके बाद जब मुझे थोड़ी डोनेशन की ज़रूरत पड़ी, सही है, जब हम ऑलमोस्ट 500 बैग्स पे पहुंचे तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा नीड हुआ कि यार मुझे सारे अपने क्रिकेट के सर्कल में और अपने जो अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, उन सबसे मैं रब्ता करूँ। तो माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सब अपने अपने जानिब से कर भी रहे थे और उसके बाद प्लस मुझे भी किया। तो उसकी वजह से ऐसा हुआ कि हमारी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई और जिसकी वजह से माशाल्लाह आज हम 7,500 बैग्स पे पहुँचे और अब हमारी रमज़ान की तैयारी ऑलरेडी चल रही है। आज मेरा सारा माल जो है वो जो भी हमारे चीज़ें हैं, आटा, चावल, चीनी, बेसन, रमज़ान के हवाले से वो हमने सारा उतरवा लिया है और हमने जगह भी रेंट पे ले ली है। और जो जगह रेंट पे ली है वो डोनेशन से पैसे नहीं दी जाएंगे, वो मैं खुद पे करूँगा। वो अब ये देखें कि अल्लाह खैर करे कि इंशाल्लाह जब तक ये लॉकडाउन है तब तक तो मैं इंशाल्लाह वो चीज़ अपने पास रखूंगा, वो जगह, ताकि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह ताला इस वबा से हमारी जान छुड़ाए और सब लोगों को सेहतियाब रखे। बिल्कुल ऐसे, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं और ये सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, जिस जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। आप भी जो कुछ कर सकते हैं करें, ज़रूरी नहीं है कि काम बड़ा हो या छोटा हो। जैसे कि बड़ी खूबसूरत बात की रुमान ने कि मैंने सिर्फ एक सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना बता दिया, विच इज़ अ वेरी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो आप कर सकते हैं करें। डॉक्टर इरम, ये जो बात हो रही है कि जीने का तरीका हमें सीखना होगा इस वायरस के साथ, जब तक ख़त्म नहीं होता, ये पेंडेमिक दूर नहीं होता, तो हमें किन किन चीज़ों को अभी करना है। और अगर बाहर भी निकलें तो बार बार मैं यही बात इसलिए कहती हूँ कि हमें अपने लाइफस्टाइल में इसको रखना पड़ेगा, प्रिकॉशनरी मेजर्स को, क्योंकि जैसे भी इरफान साहब ने भी कहा कि पार्शियल लॉकडाउन इज़ फाइन, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूरी हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली रमशा। देखिए मेरी एडवाइस ये होगी कि देखिए कहना बहुत आसान है, घर के अंदर रहना वाकई बहुत तकलीफ दे एक अमर हो जाता है, बहुत बोरियत होती है, लोगों में परेशानी, स्ट्रेस, खौफ, ये सब चीज़ें आ रही हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी हैं। लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि आप अपना स्केड्यूल बनाएं, डेली जो होता है ना, एक शेड्यूल जिसको कहते हैं, वो आप बनाइए। आप उसी टाइम पे उठिए जिस टाइम पे आप दफ्तर जाते थे, काम पे जाते थे, बच्चों को उठाइए स्कूल के लिए तैयार कीजिए, सब लोग तैयार हो, खुद भी। और बल्कि मैं तो एडवाइस करती हूँ खवातीन को, फॉर एग्जांपल अगर किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहला आपने अपनी फैमिली को देखना है, तैयार करना है, खाना उनके लिए तैयारी। दूसरा आप अपने लिए रखिए जिसमें आप उसमें नमाज भी पढ़ सकते हैं, किताबें भी पढ़ सकते हैं, आप कई लोग योगा कहते हैं वो कीजिए, या अपने आप दोस्त अहबाब के साथ बातें कीजिए। तीसरा ये कि जो एक बहुत अभी यूके में भी रिकमेंडेशन आ रही हैं और यूएसए में भी, कि आपने
वॉक ज़रूर करनी है। और आप कह रहे हैं कि आप आधे घंटे से 1 घंटे तक आप बाहर निकलिए, लेकिन ये छत पे हो अपने घर के, या अपने सहन अगर आपकी जगह है घर के आगे गेट के अंदर, या आप बाहर अगर निकले तो ऐसे टाइम पे जब रश नहीं होता सड़क पे, और कम से कम अगर कोई ऐसी जगह है जहां आप वॉक कर सके 6 फुट का फासला रख के दूसरे बंदों के साथ मास्क पहनकर, तो इससे बहुत पॉजिटिव एक इफेक्ट होता है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, आपके मूड पे भी अच्छा इफेक्ट होता है, आपकी सेहत भी अच्छी होती है और रिलैक्स। दूसरी बात ये, और खासतौर पे जो मरीज हैं हमारे शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर, गुर्दे के, उनके लिए वॉक बहुत जरूरी है, बाहर नहीं तो घर के अंदर कर लीजिए। एक और बात मैं कहना चाहूंगी रमशा कि हमें अब ये सोचना है कि हम अपने आप से लड़ना छोड़ दें। हम ये याद रखें कि अब हमने इस लॉकडाउन में कुछ अरसा रहना है, हमें नहीं पता कितना अरसा रहना है। तो जैसे आपने कहा कि हमें ये ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि हमने इसको अपनी एक ज़िंदगी का एक तरीका समझकर इसको गुजारना है। और इसके मस्बत पहलू भी कुछ हैं। आप देखिए, लोगों में एहसास पैदा हो रहा है गुर्बत का, लोगों की तकलीफ का और कैद का। आप फ़लस्तीन का सोचें, आप कश्मीर का सोचें, आप शेब अबी तालिब का सोचें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 साल तक लॉकडाउन में रखा था मक्का वालों ने उनको। और मकसद ये कि हमने इन सब चीज़ों को देखना है और सोचना है और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा, एक और बात है, कुछ लोग जो मेरे जानने वाली भी मुझे फ़ोन करते हैं, मरीज़ है, वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, जिसको आप परेशानी भी कह सकते हैं, डर भी, खौफ, चिड़चिड़ापन तबीयत में, डिप्रेशन, ये सारी चीज़। तो ये एक नॉर्मल है, मैं ये कहना चाहूँगी, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक आपका एक नॉर्मल रूटीन, आपसे कंट्रोल छीन लिया गया है, आपसे इख्तियार छीन लिया गया है। तो उसका एक ये रिएक्शन है। आप पहले अपनी मर्जी से बाहर निकलते थे, जाते थे, गाड़ी पे जाएं, बाजार जाएं, होटल में जाएं, शादियां हो, कारोबार हो, हर चीज फ्री थी। अब आप पे कदगन लग गई है, आप बिल्कुल अब बंद हो चुके हैं। तो इसको आपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, देखिए ना, ये थोड़ा सा वक्त है, ये थोड़ा मुश्किल वक्त है, ये निकल जाएगा तो फिर आप अपने रूटीन लाइफ में वापस आ सकते हैं। फिर आप जो चाहे, आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको फ्रीडम है, आप अपने मुल्क में आजाद फिजाओं में सांस लेते हैं, जो चाहे कीजिए। तो डॉक्टर इरफान, एक और चीज, ये जो एंजाइटी वाला फैक्टर है, डीप ब्रीदिंग इसमें कितना हेल्प आउट करती है? देखिए, इस पे हमने अपने एक हॉस्पिटल लेवल पे भी एक सर्वे किया है कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ दिस पैंडेमिक, और उसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट देखा गया वो एंजाइटी का ही है। ये जो योगा, डीप ब्रीदिंग को अगर मैं योगा स्पेसिफिकली कह दूं तो ये बिल्कुल ठीक है। ये आपको ओवरऑल एक को सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देता है और आपको बूस्ट करता है आपको। तो मैं तो इसको रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को ये करना चाहिए। आपको गुड फिजिकल एक्टिविटी के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो स्लीप का है, कि अपनी नींद को पूरा करना चाहिए। जो नींद है जो अडल्ट्स के लिए रिकमेंडेड है वो 6 से 8 घंटे की कांस्टेंट नींद है। इस प्रॉपर नींद की वजह से भी आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। तो इसमें यह भी देखा गया है कि लोगों की नींद भी रिलेटिवली कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस एंजाइटी। तो लोगों को अपने आप को रिलैक्स करना है। कुछ करम अल्लाह का हमारे कौम पे स्पेसिफिकली है। पहले भी मैं बात ये कर चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मोर्टेलिटी उतनी नहीं है। ये अनयूजुअल है हमारे जैसे कंट्री में। अभी आपने सलमान साहब की बात सुनी कि अमेरिका जैसा मुल्क जिसको हम समझते हैं कि वो हेल्थ सेक्टर पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है $1 ट्रिलियन तक, वो भी फ्लॉप हो गया। तो हमारे मुल्क में अभी तक हम ऑन होल्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वेंटिलेटर अभी भी प्रिजर्व हैं और अल्लाह का करम है कि हमारे पेशेंट उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह बाहर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला हमारे साथ है तो अगर हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर कर लेंगे और इस वक्त को जैसे सलमान साहब ने कहा कि हम बेखा में अपने जो भी हमारा रिलीजन है उसके मुताबिक गुजारें तो ठीक है, हम पॉजिटिव हो जाएंगे। हम वैसे आम दिनों में भी छुट्टियों का इंतजार करते थे, तो समझ लें हमारी छुट्टियां हैं एंड एंजॉय दिस हॉलीडेज। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। फिजिकल एक्टिविटी की बात हुई तो आप लोगों के लिए बड़ा मसला हो जाता है, जिम्स वगैरह बंद हैं और पीसी भी खासा जो है ना वो सख्ती की हुई है कि फिटनेस जो है ऑनलाइन टेस्ट लेना पड़े। तो आपका हो गया ऑनलाइन टेस्ट? नहीं, सो फार अभी मेरा नहीं हुआ क्योंकि आई थिंक मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ। लेकिन ये है कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं इस वक्त या जो भी सिचुएशन है, हमें अपने घर में जो टाइम मिल रहा है उसमें हमें सारी ट्रेनिंग या हमें जो घर में रहते हुए ट्रेनिंग की जा सकती है वो करनी चाहिए। कर रहे हैं आजकल क्या एक्टिविटी है फिजिकल? मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं सुबह उठता हूँ ना, चाहे जब मैं मुझे कोई एक्टिविटी के लिए जाना हो, चाहे मैं कुछ भी हो, मैं अपने आप को फ्रेश होके सुबह 1 घंटा ज़रूर देता हूँ जिसमें मैं अपनी सारी कोर की एक्सरसाइज, स्क्वाट्स, पुशअप्स, अपनी ये सारी चीज़ें करता हूँ। मैंने अपने घर में साइकिल रखी हुई है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, चाहे मैं 1 घंटे के लिए घर पे आऊँ तो मैं 15-20 मिनट साइकिल अपनी चलाकर अपनी बॉडी की जो एक्टिवेशंस है स्पोर्ट्स के हवाले से वो मेरी सारी कंटिन्यू है और साथ साथ ये एक्टिविटी भी है। क्योंकि
अच्छा है। जिस तरह आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, सलमान भाई ने डिस्कस किया, जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अपने माइंड को आपने इन्वॉल्व रखना है इन सब चीज़ों में, ताकि आपको ये फील ना हो कि आप घर में बैठ के स्ट्रेस में चले जाएं। मैं समझ रहा हूँ कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, मेरा माइंड इतना डाइवर्ट हुआ है कि मुझे फील भी नहीं हो रहा कि ये कोरोना की सिचुएशन है। और प्लस ये कि एक तो खिदमत का जज्बा अल्लाह ताला ने ऐसा डाला हुआ इस वक्त के मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कितनी देर सो रहा हूँ, कितनी देर नहीं सो रहा। तो ये सारा गेम अलग है। और सही बात है, हमें बिलीव रखना चाहिए अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। सलमान भाई की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो मैंने उनकी सुनी कि आप समझें कि आप एहतिकाफ में बैठ गए। क्या बात है, तो सही बात है। इबादत भी करेंगे आप, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगेंगे आप, और हर वक्त आप पाक साफ रहकर अल्लाह के आगे झुके हुए और इबादत कर रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। और वो आइसोलेशन भी हो गई, और वो आइसोलेशन भी हो गई आपकी कि आप सबसे सेपरेट हो गए। तो बहुत अच्छी उन्होंने बात कही, मैं उस चीज़ को मैंने सीरियसली लिया है, क्योंकि ये बात मेरे वालिद साहब ने भी कही थी, तो उस वक्त मैंने उतना सीरियस नहीं लिया था। लेकिन अब जैसे मैंने सुना कि उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि किसी को अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो अपने आप को इस तरह सेपरेट कर ले ताकि वो अल्लाह के करीब भी हो जाए और उसके मामला भी सारे। और देखो ना, ये इफेक्टिव, वो खुद एक तो इससे इफेक्ट हुए और उन्होंने इतनी अच्छी इफेक्टिव गुफ्तगू की, और उनको बुलाने का मकसद ही यही था कि जो भी लोग, क्योंकि कहा गया कि आइसोलेशन में चले जाएं जिन लोगों में सिम्टम्स हैं या टेस्ट भी हैं। तो डॉक्टर इरफान, जिन लोगों के टेस्ट हो रहे हैं और उनको घर भेजा जा रहा है, जिनके ऊपर शुबा है, उनको भी जब तक उनके टेस्ट रिजल्ट्स नहीं आते किस तरह एहतियात करनी है? आइसोलेशन में ये रहें या फिर नॉर्मल घर वालों के साथ जैसे रहते हैं वैसे रहें? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आइसोलेशन हमारे जैसे कंट्री में क्या सबको हम रिकमेंड कर दें? नहीं, मेरा तो आंसर इसमें होगा कि आपको बड़े प्री रेक्विजिट उसके देखने पड़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आइसोलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट ये है कि उस शख्स का अपना कमरा हो और साथ अटैच बात हो। अब ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारे कितने घर ऐसे हैं जो ये प्री रेक्विजिट कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको मास्क को पहनना है, उसके कपड़ों का डिस्पोज ऑफ, उसको कैसे पैक करना है, कैसे वॉश करना है। अगर उसने खुद वॉश करना है तो ये आइडियल है, अगर किसी और ने वॉश करना है तो उसको ग्लव्स पहन के उसको प्रॉपर तरीके से उसको वॉश किया जाए। उसको एक बैग में डाला जाएगा, बैग को प्रॉपर सील किया जाएगा। वो जिस चीज़ों में खाना खा रहा है आइडियली वो डिस्पोजेबल प्लेट्स होनी चाहिए। सो ये प्रिवेंटिव मेजर बहुत ज़रूरी है। उसका जो कमरा है वो वेंटिलेटेड हो, हवादार हो, क्योंकि अगला जो प्रॉब्लम हमारे लिए आ जाएगा वो एसी का रूटीन यूज़ है। एसी जो है वो रिलेटिवली समझा जा रहा है कि शायद इसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। अगर आप वेंटिलेटेड रूम रखेंगे तो वो इसकी ग्रोथ, जो वायरस है उसकी ग्रोथ को कम करेगा। दूसरा ये कि आप उस शख्स को घर में भी रखते हैं, अगर उसने मास्क पहना हुआ है और उसका घर वाले ने भी मास्क पहना है और उन दोनों का डिस्टेंस 6 फुट से ज़्यादा है तो वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सो ये एहतियात अगर आप करते हैं तो फिर तो आप घर में क्वारंटाइन हो सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे हमारे कुछ डॉक्टर्स को अगर हुआ है तो उनको हमने होम क्वारंटाइन ही किया है, फिर उनको कंटेक्ट को ट्रेस किया जाता है। उन कंटेक्ट्स के सबके टेस्ट होने चाहिए और वो टेस्ट एक दफ़ा नहीं, उसको रिपीट किया जाना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात टेस्ट थोड़ा लेट पॉजिटिव आते हैं। और इनको क्वारंटाइन से जब हम फ्री करते हैं उससे पहले भी टेस्ट मैंडेटरी है और वो टेस्ट करवाने के बाद इनको क्वारंटाइन किया जाता है। लेकिन जहाँ पे सिनेरियो एंड नहीं होता, क्योंकि उसके बाद कब तक ये इन्फेक्टिव हैं ये भी कोई डिबेट अभी चल रही है। कब तक हम इनको टोटल फ्री कर देते हैं ये भी अभी डिबेटेबल टॉपिक है। तो लेकिन 14 दिन फिर भी रिलेटिवली सेफ टाइम है कि जब तक हम इनको दूसरे लोगों से आइसोलेट करने का कहते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर इरम, जैसे कि बात हुई थी कि जो कोरोना सर्वाइवर्स होते हैं उनसे एंटीबॉडीज़ लेके इंजेक्ट की जा सकती हैं थ्रू अ प्रोसेस, तो जाके जो दूसरे लोग हैं उनको सेव किया जा सके। तो इस प्रैक्टिस पर अभी अमल हो रहा है? क्योंकि जिस तरह हमारे केसेस में हम देख रहे हैं कि रिकवरीज की तादाद में माशाल्लाह इजाफा हो रहा है, तो हम उनसे हेल्प भी ले सकते हैं। नहीं जी, अभी शुरू नहीं हुआ, इस पे रिसर्च हो रही है, लोग इकट्ठे भी करना शुरू कर दिया है लोगों ने प्लाज्मा, पूरी दुनिया में ये किया जा रहा है। लेकिन एज सच शायद अमेरिका में कहीं एडमिनिस्टर भी उन्होंने किया हो जिसके इनिशियल प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे उस तरह, बिकॉज आपको बहुत सारे लोग चाहिए जो कि रिकवर हो गए हैं और नेगेटिव हैं और उनका प्लाज्मा लिया जाए, लोग आए इसको वो कलेक्ट करें और फिर इसको कमर्शियल लेवल पे ये फिर बनाया जाएगा, तो फिर ये ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। रमशा, मैं एक बात आपके इजाजत से करना चाहूंगी कि देखें, एक तो हम बात कर रहे हैं कि ये याद रखें कि हम लोग 40% लोग शहरों में बसते हैं, हमारे 60% लोग गांव में हैं, देहातों में हैं, जिन लोगों के हर एक यहाँ तो हर इंसान के हाथ में एक टेलीफोन है, मोबाइल है, कॉन्टैक्ट्स हैं, गवर्नमेंट मैसेजेस भेजती हैं, टीवी देखते हैं। उन इलाकों में तो ना टीवी है उनके पास, ना टेलीफोन्स हैं, गुर्बत की इंतहा है। तो उस तक मेरी ये सजेशन है कि जो अवेयरनेस, जैसे भाई ने बात की कि ठेले वाले को पता नहीं था मास्क कहाँ
कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, सैनिटाइजर और बेसिक उनको हेल्थ की जो इस एक हम लोग एज अ मुस्लिम ज़्यादातर जो हम लोग मुसलमान हैं यहाँ, हाथ धोना एक हमारी शर्त है अव्वलीन किसी भी नमाज से पहले या किसी खाना पीने से पहले। लेकिन अब ये है कि मैं ये सजेस्ट करूंगी गवर्नमेंट को, एनजीओज को, कि हमें इन इलाकों में इन लोगों तक भी पहुंचना है, क्योंकि अब केसेस आप सुन रहे हैं कि अंदरून सिंध से, अंदरून पंजाब से और इलाकों से भी केसेस आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं। उन लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है, तो आप मसाजिद को इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ, कि वहाँ से आप ऐलान करवाएं, लोगों को बताएं, बिकॉज मस्जिद तो हर उसमें है, तो हमें थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ देने की ज़रूरत है। दूसरा, मैं नरमी, लॉकडाउन में जो नरमी हुई है उसके रेफरेंस से ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ नरमी दी गई है, जो साहब इक़्तिदार है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ ये भी कंपलसरी करें कि एक रिक्शा में एक ही आदमी बैठेगा और एक टैक्सी में एक या दो आदमी और औरत है तो वो भी एक या दो बैठेंगे। अगर उन्होंने फ्री किया और उसमें बैठ जाएंगे घुस के, तो वो फिर एक और मुश्किल हो सकती है। और अगर टाइम होगा तो मैं रमज़ान के रेफरेंस से भी बात करना चाहूँगी कि रमज़ान जी, उसमें ये है कि WHO ने अभी 15 अप्रैल को रिकमेंडेशन, हाँ जी, उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कि देखिए कि अभी तक कोई स्टडी नहीं है कि रमज़ान को कोरोना कैसे अफेक्ट करेगा। कुछ लोगों ने कहा जी आप रोज़े ही ना रखिए, कुछ कंट्रीज़ में ऐसे, बल्कि प्रेसिडेंट ने कहा एक मुल्क में, मैं नाम नहीं लेती, तो उसकी वजह से बहुत मुश्किलात हैं। देखिए अब तक उन्होंने रेकमेंड किया है कि आपने ये देखना है कि आप पानी, अपना फ्लूइड्स, डिहाइड्रेशन जो है वो ना होने दें, आप रोज़ा ज़रूर रखिए, लेकिन मेन चीज़ है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है जब तरावी हैं या दूसरे इज्तिमात हैं या सहरी है या इफ्तारी है, जो गवर्नमेंट, कुछ हुकूमत ने भी कहा कि सड़कों आप लोग करें। लेकिन उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये होगी एज अ डॉक्टर कि आपके जो लोग जो कि 55-60 साल से ऊपर एज के हैं, जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर के मरीज, गुर्दे के, दमे के, ऐसे जो मरीज हैं, बराए मेहरबानी, ये अगर कहा भी है गवर्नमेंट ने, इजाजत भी दी है, तो प्लीज बाहर मत निकलें, आप घर में ही नमाज पढ़ें, घर में ही तरावी पढ़ें। बिल्कुल एहतियात करने की तो बाहर खास जरूरत है। इसी वजह से मसाजिद में भी कहा गया था कि इज्तिमात को कम किया जाएगा ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा कोरोना ना फैले। इस चीज को भी एक तो समझना अनुमान, और फिर दूसरी तरफ ये कि आपने बताया कि रमजान की भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं और उस पर भी काम हो रहा है, तो वो सेकंड फेज होगा यकीनन आपके काम का, उसमें क्या अपडेट्स हैं अभी, किस तरह से उनको स्टार्ट करना? जी बिल्कुल, हमने इसको स्टार्ट इसलिए लिया क्योंकि अब हमारे पास टारगेट ये कि हमने 7,500 तो ऑलरेडी कर दिया है। सही है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको डबल करें इन रमज़ान, जितने हमने लोग अभी नॉर्मल डेज में किए इसी तरह हम इनको रमज़ान में पैकेजेस पहुँचाएँ। लेकिन अब उसमें हमें कुछ वेरिएशन करनी पड़ रही है, क्योंकि देखिए रमज़ान की रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं और रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं रमज़ान में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल दिनों में। तो हमने बेसन बढ़ाया है, हमने आटा बढ़ाया है, हमने उसमें आलू प्याज का भी ढाला है साहब, क्योंकि हमने ना सब्ज़ी भी उतारी थी, क्योंकि उस वक्त जब हमारे पास बजट का इशू था तो हम नॉर्मल राशन तैयार नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया था, हमने 12 से 13 वेरिएशन की जो सब्ज़ी का पूरा पैकेज होता है, तो कोई 12 से 14 किलो की सब्ज़ी बनी थी और उसके साथ हमने 10 किलो आटा रख के लोगों तक पहुँचाया। तो वो ऐसा एक बैग था जो तकरीबन 15 से 16 दिन आराम से चल सकता था। उसमें सारी सब्ज़ी थी, टमाटर भी थे, आलू भी थे, और मतलब जो बेसिक सारी चीज़ें होती हैं, अदरक लहसुन वगैरह सब चीज़ें। तो आई थिंक कि अब मैं ये समझ रहा हूँ कि जो रमज़ान की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहिए। जो हम खाते हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो जिसको अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी सराउंडिंग में देखें और जो चीज़ हम खा रहे हैं वही चीज़ हम अपने गरीब आवाम को भी खिलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तक मेरी प्लानिंग थी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी जा रही है और आगे भी अल्लाह पाक इसको पूरा कराएगा, क्योंकि नीयत साफ़ होती है तो इंशाल्लाह मंजिल भी आसान होती है। तो जो लोग अगर आपके साथ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो वो कैसे रब्ता करें फिर? मेरी सारी सोशल मीडिया पे जो मेरे सारे अकाउंट्स हैं और सारी डिटेल्स हैं वो सारी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे शेयर हुई है। जो लोग डोनेट करना चाहते हैं वो मुझे प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं, और जो मेरे अकाउंट्स में डिटेल दी गई है नंबर्स की, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, ऑक्शन के हवाले से भी और इस डोनेशन के हवाले से भी। और एक चीज़ और कि डोनेशन की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप, मैं समझता हूँ कि आप 10 रुपये भी देते हैं ना, तो उस 10 रुपये में एक नमक की थैली आ जाती है जो कि एक घर में आराम से 15 दिन 10 दिन चल जाती है। तो आप इससे अहमियत का अंदाज़ा लगा लें कि कंट्रीब्यूशन 10 रुपये की भी कितनी इंपॉर्टेंट है इस वक्त। सही बात है। और एक और चीज़ ये कि जैसे कि आपने कहा ना कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है इस वक्त, और हमें ये सोचना है कि हम दूसरों को किस तरह नवाज सकते हैं। तो मेरा ये भी एक, मैं चाहूँगी कि आप उस पर भी सेकंड करें कि अगर अभी हम इस रमज़ान 2 रोटियां खाते ना तो 1 रोटी खा लें, लेकिन उस 1 रोटी को दूसरों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जैसे कि अभी आप लोग भी कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करें। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब ये कोरोना वायरस की वजह से हमने राशन बांटना शुरू किया तो मेरी वालदा ने स्ट्रिक्टली
बेसिकली हम लोगों को वार्न किया कि देखो जो अय्याशियों से तुम लोग खाना खाते थे या हमारे घर में जिस तरह पकता था, तो हम एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी मामला बेहतर रहेंगे। और देखो तुम इस तरह करोगे तो तुम लोगों को बोल सकते हो। तो यही किया हमने कि हमने जो हमारे घर में कढ़ाइयाँ, बिरयानियाँ, ये सब चीज़ें पकती थी वो थोड़ा सा कट डाउन करके हमने दाल और सब्जियां खाना शुरू कर दी है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बिल्कुल हेल्दी डाइट की तरफ बढ़ना है। फ्रूट्स खाएं, विटामिन सी मिलता है। और थोड़ा जो है ना वो अपने बॉडी के हिसाब से खाएं, फारिग होते हुए ज़रूरी नहीं है कि हमने सब जो है ना डंप करना है अपनी बॉडी के अंदर। वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान मलिक मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर इरम आपने वक्त दिया। रोमान आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू। यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अगले सेगमेंट्स में आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो अब कुछ बात करेंगे कि कोरोना के हवाले से हमने देखा कि मईशत को जिस तरह से धचका लगा और लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से पूरे सेक्टर्स पे उसका असरअंदाज हुआ है लॉकडाउन, और लोगोों की जो सूरत हाल है वो उनके जो हालात हैं वो मुश्किलात की तरफ बढ़ते गए। तो हमने दूसरी तरफ ये भी देखा कि जो सब्जी मंडी है वहाँ पर सब्जियों की फ़रोख्त में 70% तक कमी हो गई है। अब सब्जियों की जो कीमतें हैं वो 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। और दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि रमज़ान की आमद है तो वफाकी हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के लिए 2.5 अरब रुपए की भी जो है ना वो मंजूरी दी है। और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 19 अशिया खुरनोश हैं जिन पर जो है ना वो बड़ा मार्जिन दिया गया है, उस पर पैसे कम कर दिए गए हैं। तो ये आइटम्स कौन से हैं इस पर बात करेंगे कि कितनी कीमतें कम की गई हैं। और दूसरी तरफ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सब्जी की कीमतों में कमी हुई है और देख रहे हैं कि जो लोग खरीदारी है उसमें कमी आई है, उसकी वजह क्या है। तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल सिकंदर हमारे साथ होंगे, हमें फैसलाबाद से अपडेट करेंगे। और दूसरी तरफ शराज अहमद हमारे नुमाइंदे कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। सबसे पहले बिलाल सिकंदर ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडी दी गई है 19 अशिया पे, वो पिछली कीमतें क्या हैं, कौन कौन से आइटम्स हैं जिन पर कितने रुपए की सब्सिडी मिलेगी? देखें, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 19 टोटल कमोडिटीज हैं जिन पर सब्सिडी दी गई है। इसमें बुनियादी अशिया हैं जिसमें लाल मिर्च जो है वो 200 ग्राम 175 रुपए की थी, जो कम होकर 157 रुपए कर दी गई, जिसमें 200 ग्राम में 18 रुपए का जो सब्सिडी है वो दी गई आवाम को। इसके अलावा जो पाउडर है धनिया का वो 200 ग्राम 90 रुपए का था, जो कम होकर अब 81 रुपए का कर दिया गया है। इसके अलावा बड़ी इलायची जो है वो 50 ग्राम 180 रुपए की थी, जो कि 18 रुपए कम करके 162 रुपए की कर दी गई। इसके अलावा जो सफेद जीरा है वो 100 ग्राम 99 का था, जो कि अब 10 रुपए कम करके 89 रुपए का कर दिया गया है। इसके अलावा चाय के मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जिनमें 95 ग्राम जो है वो 95 की थी और 4 रुपए कम करके उसको 91 रुपए कर दिया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ जो पल्सेस में सिर्फ दाल माश है उसकी कीमत जो है वो 265 रुपए पर केजी थी, जो कि 10 रुपए कम कर दी गई है। 255 रुपए जो है वो अब तमाम यूटिलिटी स्टोर पर मिल रही है। इसके अलावा चावल की मुख्तलिफ इकसाम है जिसमें बासमती चावल जो है वो 144 रुपए थे, जो कि 5 रुपए कम करके 139 रुपए कर दिए गए हैं। और भी मुख्तलिफ आइटम्स हैं जिनकी कीमतें कम की गई हैं हुकूमत की जानिब से। लेकिन फैसलाबाद के जो 103 यूटिलिटी स्टोर हैं इन तमाम चीजों की कीमतें कम कर दी गई हैं, लेकिन इनकी सप्लाई जो है वो नहीं बनाएगी। अब जितने भी स्टोर यहाँ पर मौजूद हैं उनमें सिर्फ आज के दिन का ही सामान जो है वो मौजूद है। इसमें दालों के हवाले से भी सिर्फ यहाँ पे दाल चना मौजूद है, इसके अलावा दाल माश मौजूद है, सफेद चना नहीं है, काला चने मौजूद नहीं है, मूंग और मसूर की दाल जो है वो मौजूद नहीं है। और इसके अलावा दीगर जो आइटम्स हैं जितनी फहरिस्त दी गई है यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन की जानिब से उसमें से 400 के करीब आइटम्स ऐसी हैं कीमतें तो कम कर दी गई है, लेकिन एज यूजुअल जैसे कि कहा जाता है कि यूटिलिटी स्टोर्स में सामान की किल्लत होती है, अभी भी सामान पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है और बहुत कम चीज़ें अवेलेबल हैं। शराज अहमद की तरफ बढ़ते हैं। शराज से बताइएगा कि सब्जी की कीमतों में हमने देखा कि 10 साल की कम तरीन सतह पर ये प्राइसेस आ गए क्योंकि तलब में कमी आई है और 70% तक आई है। क्या वजह है इसकी? लोग घरों में खाना तो खा रहे हैं, खाना बना भी रहे हैं और रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं तो घर में ही खा रहे होंगे, तो वजह क्या है इसकी? क्या जो है ना अब तक आपने फाइंड आउट किया?
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि 70% जो है वो वेजिटेबल्स की प्राइसेस और वेजिटेबल्स की जो कंजप्शन है उसमें कमी आ चुकी है और उसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए खदशात और सूबों की जानिब से जो लॉकडाउन के फैसले किए गए उसकी वजह से तमाम तर शहर में जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद हो गए, हाईवेज़ पर बड़े बड़े होटल्स मोटल्स वो बंद हो गए, इसके अलावा फूड स्ट्रीट्स थी वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जबकि इलाकों में छोटे मोटे होटल्स जो कायम थे वो भी बंद हो गए। जब ये तमाम खाने पीने की जो दुकानें हैं या होटल्स हैं वो बंद होंगे तो जाहिर है कि उसमें जो है कंजप्शन सब्जियों की भी एक बड़ी तलब होती है, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ाना खाना पकाने वाले मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे होते हैं, वो इन्हीं होटल्स पर जाते हैं। ड्राइवर्स हजरात हों या दीगर, वो भी इन्हीं होटल्स का ही सहारे पर जो है वो अपने दिन गुजार रहे होते हैं और अपना सफ़र को जारी किए होते हैं। जब ये तमाम तर चीज़ें बंद हुई, इसी वजह से एक कंजप्शन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई, 70% डिक्लाइन हो गया तकरीबन, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सब्जियों की कीमतों में की जो तलब है वो बहुत कम है, जबकि इसकी जो रसद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मार्केट में बड़ी तादाद में सूबे भर से जो है वो सब्जियों की जो है वो रसद जारी है। सिंध और पंजाब में पीक सीज़न है, इस टाइम में सब्जियां जो हैं वो तो आम दिनों की निस्बत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है। वाज़े कमी देखी गई है। देखिए, ओवरऑल अगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है। इस वक्त जो आम मार्केट में टमाटर कभी 400 रुपये किलो के हिसाब से भी फ़रोख्त हो रहा था, अब वो 40 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। इसीलिए इसी के साथ साथ प्याज इस वक्त मार्केट में 50 रुपये किलो हो चुकी है, क्योंकि एक तो सीज़न है, दूसरा ये कि इसकी एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है हुकूमत की जानिब से, ताकि डिमांड एंड सप्लाई का कोई फ़र्क नज़र ना आए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो मार्केट में 50 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है। आलू 30 रुपये किलो के हिसाब से अभी भी अवेलेबल है। इसी तरह हरी मिर्चें हैं, दीगर जो मसाला जात हैं वो भी 10 से 20 रुपये में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। मौसमी सब्जियों की बात करें, क्योंकि मार्केट में डिमांड बिल्कुल नहीं है, होटल्स और रेस्टोरेंट बंद हैं, और जो मजदूर हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद जो है मजदूरों की अपने अपने घरों को लौट चुकी है कराची से, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है कीमतों में। जो मौसमी सब्जियाँ 80 से 120 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हुआ करती थी, अब मार्केट में 40 से 60 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही हैं, जिसमें गोभी हो गए, टिंडे हो गए, इसके अलावा तो बहुत शुक्रिया शिराज अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, और बिलाल सिकंदर आपने हमें अपडेट किया। सही, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। करते हैं शो में, जो कि माहिर अमूर अजनास हैं, एडवाइजर एक्सपोर्ट कमेटी कराची, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है। वेलकम टू द शो शमसुल इस्लाम साहब। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि सब्जियां सस्ती हो गई, 70% तक रेट में कमी आ गई है, जैसे कि शिराज भी हमारे नुमाइंदे में बता रहे थे कि रेस्टोरेंट्स और बाकी सारी चीज़ें बंद हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कंजम्पशन नहीं हो रही। और इसके पीछे आपको क्या रीज़न दिखाई देता है? देखें जी, इस दफ़ा जो है अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में जो है सब्जियों की क्रॉप बहुत ज़्यादा बम्पर हुई थी, और आपने देखा कि जनवरी फरवरी से ही जो है आम सब्जियां जो आपकी जैसे कॉलीफ्लावर, गोभी है, आपकी गाजर है, मूली है, इन सब की मटर की प्राइसेस भी कम होना शुरू हो गई। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि आप देखेंगे जी, अगर आप पेरिशेबल आइटम में तो हमारी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से ज़्यादातर जो है आलू और प्याज की होती है, और उसके अलावा फ्रूट्स में देखें तो आपको मैंगो और आपको जो है ऑरेंजेस की एक्सपोर्ट होती है। तो हमारी जो अफसरान बाला है उन्होंने कभी इस पे फोकस नहीं किया। पाकिस्तान जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है प्रोड्यूसर के कॉलीफ्लावर का, ब्रोकली का, पोटैटो का, ऑनियन का, और इसी तरह से आपकी जो मूली, ये सब्जियां इस कदर हो रही है ज़्यादा कि हम, और वो ग्रोथ जो शहरों के करीब है वो ये ग्रो करते हैं, लाहौर के इर्द गिर्द में आपके और दूसरे जगह। लेकिन हुकूमत की पॉलिसी ऐसी क्लियर नहीं थी कि ये एक्सपोर्ट हो नहीं पाती, और इस दफ़ा तो क्योंकि हमारी जो है लॉकडाउन की वजह से कंजम्पशन बिल्कुल बंद होकर रह गई, आपकी शादियां बंद हैं, आपके जो है होटल बंद है, तो उससे और नीचे प्राइसेस आई। अभी आप कुछ चंद माह पहले जो हमने शमसुल इस्लाम साहब के लोगों को तो आसानी हो गई, लेकिन अब ये जो हुआ है सब कुछ, इसमें तलब तो हो गई, लोग लेंगे भी और कमी भी आ गई, लेकिन इससे मुतासिर और कौन से लोग होंगे कि अगर ये सब्जियां बिकेंगी नहीं तो जाहिर सी बात है जो लोग इसको लगाते हैं, उगाते हैं, उनको भी पैसों की ज़रूरत है, तो उनका कितना नुकसान होगा इससे?
जी बिल्कुल, देखें जी, इसका सबसे ज्यादा ग्रोअर को नुकसान होता है। ग्रोअर जो है हमारे फीडिंग हैंड्स हैं और हम अक्सर जो है अपनी नादानी की वजह से फीडिंग हैंड्स को काट लेते हैं। हमें जो है इनको जो है अच्छी प्राइस पे करनी चाहिए। और अब ये लास्ट ईयर के आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि पोटैटो की क्रॉप बम्पर हुई थी पाकिस्तान में और दुनिया भर में हमने एक्सपोर्ट किया, लेकिन उसको ग्रोअर को प्राइस जो है 5 रुपए से भी कम मिली, जिसका नतीजा हुआ कि इस साल उन्होंने क्रॉप जो है पोटैटो की कम की। इसी तरह से अब आपकी जो है कॉलीफ्लावर जो है 15 से 20 रुपए किलो आम आपको जो है बाजार में मिल रही है। टमाटर इस वक्त जो है 20 रुपए किलो रिटेल है, लेकिन मंडी में जो 5 रुपए से भी कम उनको रेट मिल रहा है। और उसका रिजल्ट ये निकला है कि ग्रोअर्स ने वो उसको हार्वेस्ट करने से भी अपना उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और उन्होंने इसको जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो ये एक खतरनाक चीज है कि आइंदा, क्योंकि गर्मी भी बढ़ रही है और आपके जो रमजान सामने आ रहा है, तो ये ग्रोअर्स को सपोर्ट करनी चाहिए थी, ताकि उनको ग्रोअर को जो है बहुत ज्यादा माली तौर पर नुकसान दिए गए। पाकिस्तान में जो है इस्लाम साहब, आपने ग्रोअर्स को सपोर्ट करने की बात की, तो हमने देखा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने किसानों को सपोर्ट करने के लिए 19 अरब डॉलर्स के पैकेज का ऐलान किया। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और जैसे कि इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर पे फोकस करें तो आगे जिस तरह के हालात हैं हम सरवाइव कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे, तो हमें क्या करने की जरूरत है ग्रोअर्स और किसानों के लिए? देखिए, किसानों के लिए बातें बहुत होती हैं, हर फसल के लिए और सपोर्ट करने की बात होती है। और आपने देखा कि अभी भी आपको बड़े इसमें ऐलानात हुए, लेकिन इनफैक्ट जो असल ग्रोअर हैं, जो छोटे ग्रोअर हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। ये सब्जियां जो है ज्यादातर आपके छोटे ग्रोअर लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक और चीज की भी कमी है, जो कोऑपरेटिव्स की। यूएसए की आपने बात की कि वहाँ पे ग्रोअर्स की कोऑपरेटिव है, इसी तरह से हमारे पड़ोसी ममालिक में भी कोऑपरेटिव है और दूध की बहुत बड़ी उनकी कोऑपरेटिव चलती है। तो ये जो मार्केट की ग्रोअर की जो मार्केट्स की बात हुई थी, उसके ऊपर अभी तक अमल नहीं हुआ। इस वक्त जो है उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। आपके पास यूटिलिटी स्टोर का जो है 5000 आउटलेट का आपके पास उसका चेन स्टोर्स है। इसके साथ ही आपने 200 मोबाइल स्टोर्स खोले, तो उस पे आप पेरिशेबल आइटम भी रखें, क्योंकि एटलीस्ट ग्रोअर्स को कोई तो एंड मिले कि जहां से वो अपनी प्रोडक्ट को बेच सके। क्योंकि आपके पास ना एक्सपोर्ट करते हो, आपकी जो है ये ज्यादातर सब्जियां बाय एयर एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है इतनी फ्लाइट्स नहीं, और इस वक्त तो फ्लाइट बिल्कुल ही बंद हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो है उसका जो है कम फ्लाइट होने की वजह से किराया भी बहुत महंगा होता है। तो हमें ये बहुत एक ओपन स्काई पॉलिसी करनी पड़ेगी, ताकि कार्गो के ऊपर जो है आपकी पेरिशेबल चीजों के लिए आपकी एक्सपोर्ट खुली रहे, आपकी लोकल मार्केट खुली हो। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ कभी भी ग़िज़ाई किल्लत नहीं हो सकती, लेकिन हमारे जो है अफसरान की पॉलिसी ऐसी है कि जिसकी वजह से, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी आपने भी कहा कि प्याज के एक्सपोर्ट पे बात हुई थी, तो दूसरी तरफ ये कि एक्सपोर्ट्स बंद है, तो अभी इसको किस हद तक कर सकते हैं, और फिर अगर ये बंद रहती हैं तो नुकसान कितना बड़ा होगा या क्या सिचुएशन होगी फिर शमसुल इस्लाम साहब? जी बिल्कुल, देखें जी, एक्सपोर्ट बैन जो है हमेशा किलर की तौर पे साबित होता है, और स्पेशली ग्रोअर्स के लिए ये ग्रोअर को जो है बहुत ज्यादा नुकसान देता है। हमें ये चाहिए था कि एक्सपोर्ट बैन नहीं करते। जब एक्सपोर्ट हो रही थी प्याज की, तो उस वक्त प्याज जो है 3000 रुपये मन तक उसका रेट चला गया था, लेकिन जैसे ही एक्सपोर्ट बैन हुई तो आज जो है होलसेल मंडी में 1000 रुपये से भी कम मन का रेट हो गया है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जब आप इसको लिमिट करते हो क्वांटिटी को, कि बैन ना करें, बल्कि इसके ऊपर कोई आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कोई एक फी लगा दें, और उस फी से जो है एक्सपोर्टर से फी कलेक्ट करें, और उसके बाद जो है आप उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रोअर की जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगी है उस पे करें। हमारे यहाँ जो है रिसर्च बिल्कुल नहीं है। हमारे ग्रोअर अपनी मदद आपके तहत ये सब ग्रो करते हैं, और उसका जो है हमें जब बम्पर क्रॉप मिलती है तो प्राइस उनको नहीं मिलती, और उसका नतीजा होता है कि नेक्स्ट ईयर जो है फिर वो क्रॉप नहीं लगाते। तो हमें बैलेंस करने की जरूरत है, एक तवाज़ुन रखना चाहिए, ताकि और कंज्यूमर को भी जो है देखे ख्याल रखे। अभी आपको जो टमाटर इतना सस्ता है, लेकिन करने की आप बात कर रहे हैं शमसुल इस्लाम साहब, सारी दुनिया में स्मार्ट एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आ गया। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर पे एक तो पहले तो बात ही नहीं होती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बात हुई। आप समझते हैं कि इसको कितना स्मार्ट करने की जरूरत है, बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है, कौन से मेजर्स इस वक्त हुकूमत को लेने चाहिए? जी बिल्कुल, इस वक्त इसको स्मार्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। दुनिया भर में जो है हाइड्रोपोनिक न्यू टेक्नोलॉजी पे चले गए हैं, जो है अर्बन फार्मिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान आज भी ऑर्थोडॉक्स एग्रीकल्चर पॉलिसी अपनाए हुआ है। आज भी हमारे किसान जो है खेतों में ग्रो करते हैं, जबकि अब दुनिया में टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। एक बिल्डिंग के अंदर आप उतनी क्रॉप निकाल सकते हैं जितनी ये एकड़ों में निकालते हैं, तो आपका एरिया भी कम होगा, और खास तौर पर शहरों में आपको अर्बन फार्मिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन के इशू आ जाते हैं, मिडिल मैन का इशू है, तो आपको जो है हर जगह
सप्लाई को इंश्योर करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेशल इंसेंटिव दें, हाइड्रोपोनिक को ग्रो करें। इसके अलावा आपका जो वाटर का जो आपका इशू है कि वो जो आप ट्रेडिशनल स्टाइल से पानी लगाते हैं उसको भी डिस्करेज करने के बजाय आप उसको जो ड्रिप पे इरिगेशन पे जाएं और ग्रोअर को जो है आप सपोर्ट करें ताकि उनकी जो है पर एकड़ यील्ड भी ज्यादा। और हमारा ग्रोअर बहुत मेहनती है, सुबह फजर से पहले ये निकलते हैं और सारा दिन अपने खेतों पे रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको असल प्राइस नहीं मिलती और उसका रिजल्ट देखेंगे शहरों में आज तक भी। इसके लिए जो पॉलिसी रिफाइन करने की जरूरत है ताकि इनको भी अच्छे प्राइसेस मिले और ये जो तलब और रसद है ये भी फिर पूरी हो। जी बिल्कुल, देखें जी आपकी दो मार्केट होती है ग्रोअर के लिए, एक डोमेस्टिक मार्केट होती है और एक एक्सपोर्ट की मार्केट होती है। जब आप जिस चीज की भी एक्सपोर्ट बैन करते हैं तो उसके ऊपर जो है ग्रोअर के लिए डिमांड कम हो जाती है, फिर उसको आड़ती हजरात ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि माहिर अमूर अजनास है और जिससे इस हवाले से बात हुई कि अब ये जो सूरत हाल है इसमें यकीनी तौर पर क्योंकि तलब कम हो चुकी है तो सब्जियां सस्ती भी हो गई हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें किसानों का भी ख्याल रखना है कि जो उन्होंने जिसको इतनी मेहनत करके क्रॉप्स लगाई होती हैं तो हमें उनको भी रिलीफ देने की ज़रूरत होती है और उनको भी ज़ाहिर सी बात है पैसों की ज़रूरत होती है। तो हमें इन चीज़ों को भी देखना है, हुकूमत पर इस पर एक पॉलिसी डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सारी चीज़ें अपनी जगह के विटामिन्स और मिनरल्स इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, इस पर बात करेंगे और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हैं क्या। सो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो बिल्किस आपा। और साथ साथ मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर सहर चावला जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सो सबसे पहले तो सहर ये बता दीजिए कि विटामिन क्या होता है, मिनरल क्या होता है और इसकी ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत क्यों है। अस्सलाम वालेकुम रमशा, आई होप आप और बिल्किस आपा सब ठीक ठाक हैं। हमारे जो खाने के जितने भी इम्पोर्टेंट जुज़्व हैं वो आपके पास 5 चीज़ों में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें उसमें बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं और 2 चीज़ें उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। जो 3 बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं उनका नाम हमें सुनने को बहुत मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और जो 2 छोटे ब्लॉक्स होते हैं लेकिन उनके फंक्शन बहुत बड़े बड़े हैं वो आपके पास होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। अब ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं हमारी बॉडी को जिस तादाद में ये चाहिए वो तादाद आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से बहुत कम है, लेकिन ये हमारे पास बॉडी में इतने ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आपकी इम्यूनिटी से लेके आपके हाजमे के सिस्टम से लेके आपके रेड ब्लड सेल को बनाने से लेके आपकी नर्व स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने से लेके आपकी नर्व और मसल की कोऑर्डिनेशन, आपकी मसल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने से लेके कि अगर इनकी हमारे पास बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो ये बॉडी में तहलका मचा सकते हैं। अब विटामिन्स अलग क्यों है और मिनरल्स अलग क्यों, आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। विटामिन और मिनरल की अगर केमिस्ट्री की बात कर ली जाए, एक ऑर्गेनिक है एक इनऑर्गेनिक है। विटामिन मेरी बॉडी भी बना सकती है और विटामिन मुझे बाहर से भी लेना है। जो मिनरल है वो मेरी बॉडी नहीं बना सकती, मुझे जितने भी मिनरल्स चाहिए वो मुझे बाहर से ही लेने हैं। और जब हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो हम खाली पानी के लॉस की बात नहीं करते। जब हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं उसका मतलब है पानी के साथ जिन हम नमकियात की बात करें वो नमकियात आपके पास मिनरल्स कहलाते हैं। सही है, ठीक है। तो अब बिल्किस आपा ये सब इतना ज़रूरी क्यों है, कितने किस्म के विटामिन्स होते हैं जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड हैं और लाजमी आपने लेने? देखिए विटामिन्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल होते हैं जो हमारा जिगर रख लेता है, एक होता है वाटर सॉल्युबल जो हमें जितना कंज्यूम करना है वो फिर एक्सक्रीट आउट हो सकता है। मगर वो भी विटामिन अगर ज़्यादा लिए जाएँ तो भी ख़तरनाक है। जैसे ख़वातीन पे हम बात करते हैं कि ख़वातीन जैसे विटामिन ए की बहुत ज़रूरत होती है, मगर क्या स्किन के लिए सबको पता है कि बहुत अच्छी होती है, स्किन ग्लो करती है, तो यहाँ ख़वातीन गलती कर जाती हैं, वो सप्लीमेंट पे चली जाती हैं जो उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है अगर प्रेग्नेंट है। तो ये मैं हमेशा बताती हूँ और बताती रहूँगी। इसी तरह विटामिन ई है, वो भी फैट सॉल्युबल है, यानी कि उसको वो डिज़ोल्व होता है आपकी चर्बी में, जिगर उसको रख सकता है हमारे लिए, सही है। तो फैट में वो डिज़ोल्व होता है, मतलब कि तो वो भी ज़्यादा उसकी ज़्यादती भी ख़राब हो सकती है। मतलब एतदाल पसंदीदगी जो है ना हर चीज़ में होना चाहिए। और ख़वातीन के लिए इसलिए ज़रूरी है कि ख़वातीन अपनी नशोनुमा के साथ फिर वो जैसे बेबी भी कैरी करती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से प्रेगनेंसी है लेडीज़ को जो है ना वो मल्टी विटामिन्स दिए जाते हैं। बिल्कुल दिए जाते हैं, पर सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं और आगे भी फिर हमारे हार्मोन्स
के लिए भी विटामिन्स की बहुत ज़रूरत होती है। फिर आगे जब हम मेनोपॉज में चले जाते हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ख़वातीन को एतदाल से सारी विटामिन्स, लेकिन जहाँ तक बात है कि कुछ विटामिन्स तो आपकी बॉडी बना लेती है, कुछ की आपको नीड होती है, तो कोशिश करें कि वो जो नीड है वो भी अपनी ऑर्गेनिकली पूरी करें। अगर हम बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें डेली के रूटीन में तो हमारी हर चीज़ जो है वो पूरी हो सकती है। सही। तो सहर, ये जो नीड की बात की है अभी बिल्किस आपा ने, ये भी कहा जाता है कि मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन को विटामिन्स की ज़रूरत होती है, तो इज़ दैट ट्रू? एब्सोल्युटली इट इज़ ट्रू। उसकी रीज़न है हमारे पास ये कि बिकॉज वुमेन वंस दे हिट अ सर्टेन एज दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग, और जब माहवारी स्टार्ट हो जाती है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, तो आपको डेफिनेटली आपको बॉडी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि हर महीने खासा अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है। और आपके पास बहुत सारे विटामिन है, जो विटामिन B9 है और जो विटामिन B12 है, वो आपके पास बॉडी के रेड ब्लड सेल्स को मैच्योर करता है। अगर विटामिन B9 और B12 ना हो तो जो बॉडी के रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है खुद से डिवाइड होने का, ख़त्म होने के बाद 120 दिन वो कम हो जाता है, तो आपको एनीमिया हो सकता है। तो अगर खवातीन अपनी बच्चियां अपने विटामिन इंटेक का ख्याल नहीं रखती तो एनीमिक तो वो फौरन हो सकती है। दूसरा, मिनरल्स में आपके पास कैल्शियम जो है वो आपकी बोन हेल्थ के लिए चाहिए, और जब एक खातून बच्चा डिलीवर करती है तो जो बच्चा होता है वो यकीन करें खातून के जिस्म का तकरीबन 40 से 50% कैल्शियम लेकर पैदा होता है। यही रीज़न है कि बहुत सारी खवातीन प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में तो अपनी हेल्थ और अपनी वो जो बोन स्ट्रेंथ है वो प्रिजर्व कर लेती हैं, लेकिन एक बार जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो अक्सर खवातीन से आप ये कंप्लेंट सुनेंगे कि मेरे जिस्म में बहुत दर्द है, मेरे पट्टों में बहुत दर्द है, उनके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनको डिफरेंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस की कमी हो रही होगी, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कैल्शियम जो है ध्यान से नहीं लिया। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगर आप एक बैलेंस एंड चेक रखें अपनी डाइट का तो आप इनकी कमी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉलर भी हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। डॉक्टर अकील हमें कॉल करें। जी डॉक्टर अकील, क्या कहना चाहते हैं? हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है जी? क्या कहना चाहते हैं आप डॉक्टर अकील? हाँ, मैं डॉक्टर अकील खानदार बोल रहा हूँ मुल्तान से। मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ और साथ मैं साबका ईजीओ हेल्थ हूँ, और मैं फर्स्ट एवर पाकिस्तानी डॉक्टर हूँ जिसे यूनाइटेड नेशन ने फॉर इंटरनेशनल अमेरिकन अवार्ड के लिए नामजद किया था। रिगार्डिंग कोरोना वायरस के सिलसिले में मैं आपको बता रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब आज साहब चालवा बहुत अच्छी चीजें बता रही हैं, बहुत अच्छी चीजें बता रही हैं, लेकिन कोरोना वायरस के दौरान इम्यूनिटी इन चीजों से डेवलप नहीं करनी, क्योंकि जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनिटी हमेशा डेवलप होती है एक्टिव या पैसिव इम्यूनाइजेशन से, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज से। ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इस वजह से होती है कि अगर कोई इंटरवेंशन करनी है कि किसी को किसी कमी है फिर तो आप डाइट प्लान बताएं। नहीं तो डॉक्टर अकील, अभी तो इम्यूनिटी पे बात ही नहीं हो रही। इम्यूनिटी पे हमने मल्टीपल शोज किए हैं और आज हम पर्टिकुलरली विटामिन्स और मिनरल्स पे बात कर रहे हैं। इम्यूनिटी या कोरोना वायरस से रिलेटेड भी हम इस वक्त इस सेगमेंट में बात नहीं कर रहे, और इम्यूनिटी बूस्टर्स बल्कि दोनों ही मेरे साथ मौजूद थी। डॉक्टर बिल्किस भी थी और डॉक्टर सहारा चावला भी थी, प्रीवियस शोज में हमने देखा था। बाहर मिसेस एजाज भी हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे पूछना है कि डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी हो तो विटामिन सी भी जज़ब नहीं होता। अच्छा, नंबर 2 प्लीज आप मेरी रिक्वेस्ट पहुंचा दें हुकूमत से, ये जो आंखें बना ऐनक बनाने वाली दुकानें हैं ये तो बहुत कम है ना, ये खुलवा दें या स्पेशलिस्ट से रिलेटेड है। एनके अब टूट जाए तो किधर से बनवाएं, बेचारा बंदा ही पिटता रहता है बंदा। अल्लाह हाफिज़। हाँ, वेरी वैलिड इशू है। थैंक यू सो मच मिसेस एजाज। अल्लाह करे कि जो ना आपकी सुनवाई हो, आपके ऐनक जो ना वो जुड़ जाए। सो डॉक्टर साहब, विटामिन डी को क्या था, विटामिन डी ऑब्जर्व करने के लिए सी की जरूरत होती है? नहीं, गलत मैंने गलत कहा है, क्या था? विटामिन सी है रमशा, मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा करना चाहूंगी। विटामिन सी की वो बात कर रही हैं। विटामिन सी आपके पास वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, जैसे आपा ने पहले कहा, फैट सॉल्युबल विटामिन आपके पास जिगर में जो है वो स्टोर हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल स्टोर नहीं होते। इससे विटामिन सी आपको वाकई डेली बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, तो विटामिन सी और आयरन का एक दूसरे से रिलेशन है। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए और जो आयरन है वो विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए। थोड़ा सा मैं विटामिन और मिनरल्स के सोर्सेज की तरफ आना चाहूंगी, क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स सभी सुनते रहते हैं। आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों में अगर आप अपने 3-4 ड्रिंक्स इस तरह के इंक्लूड कर ले, पावर पैक जो आपकी जिनकी तासीर भी ठंडी है, यानी कि जो कैलोरीज में भी कम है और जो कि आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी प्रोवाइड करेंगे। आगे गर्मियों में थोड़ी सी हैबिट बना लें कि आप दालचीनी को पानी में ओवर द नाइट भिगो के रख लें। दालचीनी जो है उसमें आपके पास विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, उसकी एंटी माइक्रोबियल यानी इम्यूनिटी तेज करने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम पिछले शोज में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। सुबह उसमें आप
अपने पास सेब लेकर डालें और सेब को आप उसमें 20 मिनट रहने दें। सेब को जो अपनी मिनरल्स छोड़ने के लिए जो टाइम चाहिए होता है दालचीनी वाले पानी में, वो उसको 20 मिनट चाहिए होता है। एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर जॉर्ज, उनके कहने वाली बात है कि जो सॉल्युबल फाइबर है वो आपके इम्यून सिस्टम की पर्सनैलिटी चेंज कर देता है। जो आपके पास सेब होता है, अगर आप एक बड़ा सेब खा लें, वो आपके 30% दिन की फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है और उसमें 80% सॉल्युबल फाइबर पेक्टिन होता है। अगर आप 20 मिनट सेब को दालचीनी वाले पानी में भिगो रहे हैं तो वो अपना पेक्टिन रिलीज कर देता है, आपकी इम्यूनिटी भी ऊपर जाएगी, आपकी बॉडी को सेब के मिनरल्स भी मिलेंगे। ठीक है, सही। रोलर कोस्टर का ब्रेक लगाए बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मुझे इतना समझने के लिए इतना फोकस करना पड़ा कि सहर क्या कह रही है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनके सवाल भी शामिल कर लेते हैं। तो जो है नवीद हमें कॉल कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं नवीद? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर शहर से सवाल है कि ये मेरा सीरम कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बहुत मतलब 10% इंक्रीज आया नॉर्मल रेंज से। तो काइंडली ये डॉक्टर्स को पूछ के बता दें डॉक्टर शहर से कि क्या रीजन हो सकती है। सुबह मैंने 8 बजे करवाया था सीरम कॉर्टिसोल, तो वो 10% क्यों इंक्रीज है, उसके रीजन बिहाइंड इसके क्या है? ठीक है, सहर से जवाब लेते हैं। नवीद भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नवीद, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैडम, चावला से मैंने बात पूछनी है कि बस मेरी एज है 46 ईयर्स और इस्लामाबाद में टीचर हूँ तरनौल कॉलेज का। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल तो एक्सरसाइजेज के ग्राउंड भी कम हो गए हैं। ठीक है। पहले जो एक्टिविटीज थी वो जो के दौड़ने भागने वाली थी, अब डाइट में क्या चीज बंदा ले कि पेट जो है वो पेट कम करने के लिए क्या डाइट लेने की जरूरत है? अदीला हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अदीला, सवाल कीजिए। वालेकुम सलाम। आप ही मुझे डॉक्टर साहिबा से ये सवाल करना है कि माहवारी में मेरे पेट, कमर और टांगों में शदीद दर्द होता है। मेरी एज 20 ईयर है। ठीक है, 20 इयर्स है और जो है ना वो पीरियड्स में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अच्छा, वो यूट्रस की वजह से भी होती है। और दूसरी बात है, अगर ऐसा हो तो सौंफ और छोटी इलायची पीरियड से 1-2 दिन पहले भी, माहवार मखसूस अयाम से 1-2 दिन पहले भी सौंफ और इलायची का कहवा बना के पिए। इसके साथ मुनक्के का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे किशमिश, मुनक्के, बनाना, पपीता, इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि बहुत सारे मल्टीविटामिन जो है ना ख़वातीन खुद ही खाना शुरू कर देती हैं, पता नहीं होता, बस एक जेनेरिक मुझसे पूछ लिया, आपसे पूछ लिया, मैं ये खा रही हूँ तुम भी खा लो। तो ये जो है वो किस हद तक आप खा सकते हैं मल्टीविटामिन इस तरह? देखिए, मल्टीविटामिन, फॉलिक एसिड तो चले ख़वातीन खा सकती हैं, वो भी डेली के अगर ले रही हैं तो डॉक्टर से पूछा है फॉलिक एसिड आप ले लें, वो आपके इन्फेक्शन वगैरह को करते हैं। लेकिन मल्टीविटामिन की जहाँ तक आप बात करी हैं वो भी नहीं लेने चाहिए। और दूसरी बात है, लोगों को ये भी नहीं पता है कि मल्टीविटामिन लेना कब है। उसको हमेशा विद मील्स लेना होता है, यानी कि खानों के साथ फौरन लेना होता है। अच्छा, वरना फिर वो क्या करते हैं, वो खाली पेट ले लेती हैं या बीच में ले लेती हैं, उसके बाद इतने गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, फिर और लीवर पेन करने लगता है, तो फिर वो कहते हैं कि शायद ये मल्टीविटामिन सही नहीं। अगर उनको प्रिस्क्राइब किया भी जाए तो भी डॉक्टर्स भी बताते हैं और फिर लिखा हुआ भी होता है, उस पर अमल। ठीक है। अच्छा, डाइट तो पूछेंगे सहर से, लेकिन पेट कम करने के लिए वैसी कोई टोटका बता दें बिल्किस साहब। देखिए, मेहनत में अजमत है, ये है वॉक करें। अच्छा, वैसे ही मैं आपको एक नेचुरल विटामिन बताती हूँ। आपने 1 कप दही लेना है, उसमें ये जो है ये आपके पेट को कम करने में भी आपकी मदद करता है। दोपहर खाने से पहले या सुबह अगर आप कोई दवाई नहीं लेते हैं तो 1 चम्मच त्रिफला पाउडर ये आप दही में मिलाएं, दही में मिलाकर ये आप खा लें। उसके आधे घंटे बाद कोई कैफीन की चीज़ लीजिएगा। ये करता क्या है बॉडी में जाकर, ये आपके जिगर को साफ करता है। जिगर ने जो चीज़ें ज़्यादा रखी हुई थी उसको निकाल देता है और ये आपके जिगर को काम कराता है, जो वाइटामिन है, मिनरल्स है। क्योंकि देखिए, मैं आप एक मिसाल देती हूँ आम फहम अल्फाज में कि अगर आपने पतीली धोई नहीं है तो क्या उसमें खाना अच्छा बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, उसमें कोई चीज़ें लगी हुई होंगी। इसी तरह हमारा जो जिगर है वो हमारा केमिकल लेबोरेटरी, हमारा किचन है। अगर आपका किचन ही साफ नहीं होगा तो वो कैसे आपकी चीजें रखेगा? ठीक है, तो सबसे पहले एक सवाल आया था सीरम कॉर्टिसोल से मुतालिक, जरा बताइएगा सहर।
जी, कॉर्टिसोल आपके पास स्ट्रेस हार्मोन होता है और ये स्टीरॉयड हार्मोन होता है, और जो कॉर्टिसोल के पीक लेवल्स होते हैं वो रात 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक होते हैं। सबसे पहले तो सुबह 8 बजे कॉर्टिसोल का लेवल मेजर नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सुबह 8 बजे आपका कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होता है। और एरोबिक एक्सरसाइज यानी सुबह के टाइम एक्सरसाइज भी रिकमेंडेड इसी वजह से है, क्योंकि जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल नीचे चला जाता है, और जब आपका कॉर्टिसोल लेवल सुबह एक्सरसाइज यानी 8 बजे के बाद अगर आप करेंगे नीचे चला जाता है, तो कॉर्टिसोल ने जो ब्लड में शुगर रेस कर रहा था, हाइपरग्लाइसीमिया, वो भी नीचे चला जाता है। अपने कॉर्टिसोल लेवल्स दोपहर से शाम के बीच मेजर कराएं, और अगर फिर भी 10% ज्यादा तेज आते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज शुरू करें, 20 दिन बाद करवाएं, आप मुझसे लिखवा लें, आपका कॉर्टिसोल लेवल है जो वो कम आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था? ठीक है, सही हो जाएगा। पेट कम करने के लिए डाइट कौन सी लें? अच्छा, पेट कम करने के लिए जो आपके पास बूस्टर है ना, वो वही बूस्टर है जो आपके पास इम्यूनिटी तेज करने के लिए। जो विटामिन सी है ना, आपके पास बॉडी में जो फैट्स की ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जो जिगर में जाके होता है, जिसको साइंटिफिकली बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, विटामिन सी जो है वो उसका कैटलिस्ट होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देता है। अगर आपने अपनी बैली फैट की बर्निंग तेज करनी है तो अपनी खुराक में टमाटर, अपनी खुराक में सेब, अपनी खुराक में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और अपनी खुराक में शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा शामिल कर लें। और वो लोग जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं और जो स्मोकर हैं, अगर वो वेट भी लूज करना चाहते हैं तो वो खास तौर पे स्वीट पोटैटोज का इस्तेमाल करें। जो स्वीट पोटैटोज होते हैं उसमें जीरो फैट होता है, जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है, विटामिन सी भी होता है, पोटेशियम और कैल्शियम होता है, जो कि आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको कम करता है, और बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद है। ओके, हाँ, एक और कॉलर है हमारे साथ, बरकात अहमद, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर बिल्कीस शेख से कि मेरा बेटा है जिसकी एज 29 के करीब है, और उसको पिछले 5 साल से उसका इशू स्टमक का है जी। उसको हर महीने 1.5 के बाद उसको डायरिया होता है, उसको मोशंस आते हैं, उसके साथ उसको वॉमिटिंग आती है, और उसको बिल्कुल नकाहत होती है। उसके प्लेटलेट्स कोई 10 से 20 बार कम से कम 2, 3, 4 के लेवल तक आ गए। अच्छा। और उसका हीमोग्लोबिन भी 7.5 तक आ जाता है। और आज मैं उसकी तकरीबन 5 टाइम बोन मैरो करा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, एंडोस्कोपी करा चुका हूँ, कोलोनोस्कोपी करा चुका हूँ, उसके लेप्रोस्कोपी करा चुका हूँ, कोई खुदा न खासा कोई ऐसी कैंसर या कोई चीज नहीं थी, ठीक है। और आज भी उसकी ये हालत है कि कोरोना की वजह से निकाल नहीं रहा, उसे हर 2-3 दिन बाद स्टूल आता है जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ रहा है। ठीक है, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। इस सिस्टम में कुछ गाइड करेंगे? बिल्कुल करूंगी। सबसे पहले मैं चाहूंगी आपको मेरा नंबर दे दें। एक तो इसको पहले कि आप जवाब दें, एक और कॉलर भी शामिल कर लेते हैं, फिर आप दीजिएगा। मुनीब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे डॉक्टर सहर से बात करनी थी। जी, सवाल कीजिए। कि जो हम विटामिन सी के लिए ये ऑरेंज या लेमन लेते हैं, तो मैं जब लेता हूँ तो अक्सर मेरा गला खराब हो जाता है, तो ये इस तरह के जो है जो थोड़े से खट्टे होते हैं, उनको लेने का तरीका क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब, ताकि हमें विटामिन सी भी मिले और गला भी ना खराब हो? ठीक है, पहले आप बिल्कुल साहब। अच्छा, देखिए ये केस ऐसा है कि इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें पता करनी है। जैसे एंजाइटी तो नहीं है आपके बेटे को, लेकिन मैं आपको 2 चीज़ें बता देती हूँ। कहीं से पंसार खुला हो या कुछ तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेदाना अनार जो होता है उसका छिलका उस उबाल के देना शुरू करें। इनको जिंक की सप्लाई बढ़ानी है। और छोटी हड़ को पहले तो उसको देसी घी में भूनना है, फिर पीसना है, फिर पीसने के बाद उसको पिंच जो है दूध के साथ, आप अगर दूध उसको हजम हो जाता है, नहीं होता है तो आप पानी में बना के कहवा दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो उनको हर दूसरे तीसरे महीने में जो ये प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाएगी। तीसरी चीज़, पपीते का इस्तेमाल उनको ज़्यादा कराएं, और पपीते के बीज पीस कर शहद में मिला कर पहले सुखा लें, फिर पीस लें, फिर शहद में मिला के रखें। आधी चम्मच सुबह शाम उन्हें दीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो प्लेटलेट्स आप कह रहे हैं ना बार बार ड्रॉप हो जाते हैं, और आपने बोन मैरो का टेस्ट करा लिया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हैं, और कुछ अद्वियात मैं आपको ऑन ईयर नहीं बता सकती, वो आपकी हिस्ट्री लेके बताऊंगी। तो आप कॉल बेहतर ये कि आप या तो कॉल कर लें या फिर बिल्कुल साहब को जब भी क्लिनिक आप करती हैं तो विजिट भी कर लें, ताकि ये ज़्यादा मतलब कि अगर
इसमें तो मैं ओपीडी नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन हो रहा है अगर आप करना चाहें। चले ठीक है। तो एक और सवाल आया, विटामिन सी और ऑरेंज और लेमन वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों के गले उससे खराब हो जाते हैं सहर, तो क्या तरीका है फिर इस्तेमाल करने का? कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको उसमें ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, क्योंकि ऑरेंजेस में वो भी होता है, ठीक है, उसकी वजह से गला खराब हो सकता है। विटामिन सी से कभी गला खराब नहीं होता, विटामिन सी से हमेशा गला ठीक ही होता है, लेकिन ऑरेंजेस में ऑक्जेलिक और सिट्रिक एसिड होता है, वो गला खराब कर सकता है। ये तो हमारी सुनने की बात है कि टैंजरीन्स और ऑरेंजेस उसके सबसे फेमस सोर्सेज हैं। एक शिमला मिर्च में आउंस पर आउंस, 1 आउंस पर आउंस किन्नू से ज्यादा विटामिन सी मौजूद है। स्वीट पोटैटोज का भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ, एक स्वीट पोटैटो में आपके पास दिन का 125% विटामिन सी होता है। पपीता इस वक्त है आपके पास, पपीता अगर आप डेली लेते हैं, एक पपीता में आपके पास 165% से लेकर 225% तक विटामिन सी दिन का मौजूद है। तरबूज अगर आप एक बोल लेते हैं, उसमें दिन के 30% ऑफ विटामिन सी तक मौजूद है। खीरे में आपके पास बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। तो अगर आपको किन्नू माफिक नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, हरी सब्जियां आप ले सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी मौजूद है। आप इनमें से जो भी मैंने सब्स्टिट्यूट्स कहे हैं कोई भी ले, आपका गला भी खराब नहीं होगा और आपकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। और सप्लीमेंट से गुरेज करें, सप्लीमेंट्स में विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। एक और चीज होती है, अच्छा एक और चीज ये होती है कि मल्टीविटामिन जब खवातीन लेना शुरू कर देती हैं टैबलेट्स की फॉर्म में, तो उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्या इसमें सदाकत है बिल्किस आपा? कुछ हद तक सदाकत है। देखिए खाने का तरीका, देखिए अगर आप विटामिन और मिनरल्स लेंगे कुछ हद तक सदाकत है, क्योंकि वो ना एक्सरसाइज नहीं करेंगे और उसमें तो फिर जाहिर सी बात है वेट तो बढ़ेगा ना, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। अच्छा मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपको लीमू और वो हजम इस तरह नहीं होता कीनू, तो थोड़ा सा उसको गर्म करें, काले मिर्च डाल दें, दालचीनी का पाउडर मिक्स कर दें। हमेशा लाइम के लिए आपको पता है कि नींबू पानी में हमेशा कहते हैं गर्म पानी में, जिनको गला ख़राब होता है वो डाल के पिए तो इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है। अच्छा ये जो हम बात करते हैं सहर के विटामिन और मिनरल्स हमें ग़िज़ा से भी मिल सकते हैं और सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, तो अगर जो लोग सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और वज़न बढ़ने की जिनको शिकायत हो वो क्या करें? देखिए मैं ये चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एक चीज़ होती है आरडीए, आरडीए का मतलब है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, यानी किसी भी एक विटामिन की, किसी भी एक मिनरल की डेली अलाउंस आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। अब विटामिन और मिनरल आपके पास कहाँ से आता है? जितनी आपकी ज़मीन ज़रखेज़ होगी उतनी ही आपकी फूल और सब्जियों में विटामिन और मिनरल ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप उन सब्जियों और फलों की जो इंटेक है वो कैसी रख रहे हैं। अगर वैसे तो बहुत मुश्किल है उस इंटेक को बैलेंस्ड रखना, लेकिन फिर भी उस इंटेक का एक चेक होना चाहिए ताकि आपको ये पता हो कि फिर आप जो सप्लीमेंट्स लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको पता हो कि अपना इंटेक कितना है, तो सप्लीमेंट्स की सूरत में उसको कितना लेने की ज़रूरत है। वो इस तरह होता है कि जो लोग सप्लीमेंट्स को फकियों की तरह लेना शुरू कर देते हैं और अदरवाइज भी उनकी डाइट अच्छी होती है। तो विटामिन्स का बेसिकली काम क्या होता है? विटामिन्स का काम ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब बॉडी में हजम हो रहा होता है तो उसको तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालते हैं। आप जब बॉडी में आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, वैसे भी डाइट ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन्स हो जाएंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो जल्दी जल्दी हजम होना शुरू हो जाएंगे, आपको ज़्यादा भूख लगेगी, आप ज़्यादा खाएंगे। इस वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स खाने की वजह से वेट पुट ऑन करते हैं। तो ये मत कीजिए। अपना जो डाइट का चेक एंड बैलेंस है और सप्लीमेंट्स का चेक एंड बैलेंस है वो प्लीज़ किसी प्रोफेशनल से कराइए, क्योंकि ये बड़ी कैलकुलेटेड चीज़ होती है। ठीक है, सही। अभी कौन कौन सी फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्किस आपा जिनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स मिल सकते हैं? देखिए अभी सीजनल मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह गफूर रहीम ने हमारे साथ बड़ा इंसाफ किया। हर मौसम में हर चीज़ आपको मिल रही होती है। जैसे शिमला मिर्च की बात की गई, आपको मिल रही है, आपको गाजर मिल रहा है, आपको पालक मिल रहा है, और आपको अभी आलू बुखारे आने वाले हैं, अभी खुबानी आ जाएगी, लीची आ जाएंगी कि अभी इस मौसम में अभी कुछ दिनों बाद आपके फालसे आ जाएंगे। ये सारी जो देखिए कभी भी प्रिजर्व करके चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करें, जो मार्केट में मौजूद हैं उसका इस्तेमाल करें। और वैसे भी अगर आप सीजन की सब्जी और फल इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं कि ये कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स आपको इसमें मिल रहे होते हैं, लेकिन आपने उसको बैलेंस करना होता है कि कब आपने फ्रूट का इस्तेमाल करना है, कब कौन सी वेजिटेबल। थैंक यू सो मच बिल्किस आपा और सहर, आपने वक्त दिया, दोनों का शुक्रिया। उनका वक्त खत्म हो गया, हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।